हेलो बच्चों, आज हम आपको ये बताएंगे कि क्रिटिकल एंगल का क्या सिग्निफिकेंस है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल समझने के लिए आप एक बात याद रखिए कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, डेंसर टू रेयर, व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जाता है या जाती है लाइट का जेंडर तो हमको नहीं पता। अच्छा, डेंसर टू रेयर तो किधर बेंड होता है? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई होप सबको ये बात पता होगी। जैसे मान लीजिए यहां नीचे एक डेंसर मीडियम है और ऊपर एक रेयर मीडियम है। मैंने लाइट को ऐसे इंसिडेंट किया तो इस जगह पे सबसे पहले व्हाट विल यू ड्रॉ? यू विल ड्रॉ नॉर्मल। सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे, यू विल ड्रॉ नॉर्मल एंड दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट सीधे सीधे चली जाती, पर मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड करेगी किधर? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल से थोड़ा अवे बेंड हो गई। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया, देखिए बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट को ऐसे जाना चाहिए था अगर मीडियम चेंज नहीं होता, पर चेंज होने से लाइट बेंड करेगी किधर? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये देखिए नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाया और उससे अवे जाएगी लाइट, मतलब नॉर्मल से दूर। ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर इससे दूर, तो लाइट ऐसे चली गई। तो आप देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया। कब बढ़ा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया। और लाइट कहां से कहां जा रही? डेंसर से रेयर। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, ये नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा। अब लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बेंड होते 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 यहां पहुंच गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? लाइट बेंड हो रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखिए ऐसे गई अवे फ्रॉम नॉर्मल और अवे होते होते सरफेस को टच करते हुए निकल गई लाइट। ठीक है, कैसे चली गई? इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इस फिनोमेना का हमने नाम रखा है ग्रेजिंग इमर्जेंस। सरफेस को ग्रेस करते हुए लाइट रे निकल गया। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये कौन सी रे है हमारी? रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कितना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? 90। नॉर्मल से कितना एंगल हो गया? 90। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। किस मीडियम में? रेयर मीडियम में। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर, उन मीडियम के लिए जिसमें एक्सपेरिमेंट किया। सो क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब लाइट डेंसर से रेयर जाए और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना हो जाए? 90 डिग्री। ठीक, मन में एक सवाल और आता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए तो क्या होगा, है ना? आखिरी केस बनेगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से भी बड़ा हो जाए। तो मैं यहां पे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं, यहां पर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो गया, इस वाले से भी बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मैं इसको कैपिटल आई लिख देता हूं, इससे भी बड़ा, मतलब दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसा कभी हो जाए कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए, तो लाइट वापस लौटकर इसी मीडियम में आ जाती है, जहां से गई लौटकर वापस इसी में। तो इस कंडीशन पे एक फिनोमेना होगा, लौटकर वापस आने को क्या बोलते हैं? लौटकर वापस आने को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो हम बोलेंगे टोटल रिफ्लेक्शन। अच्छा, लाइट जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में वापस आ गई, तो हम बोलते हैं इंटरनल, मतलब अंदर ही अंदर काम हुआ, लाइट दूसरे मीडियम में नहीं गई। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो। कितना बड़ा हो? कि क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो। तब लाइट वापस लौटकर उसी मीडियम में आती है, रिफ्लेक्ट होकर। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड नहीं। रिफ्रैक्टेड नहीं है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो जैसे मान लो ये एंगल यहाँ पे मान लो 60 डिग्री, तो लाइट लड़कर वापस कितने एंगल पे आएगी 60 डिग्री, मतलब प्योर रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। इस रिफ्लेक्शन में एक बहुत खास बात है, वो है ये टोटल। जब मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, मिरर लाइट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है। मिरर पे आपने लाइट डाला मान लो 100%, तो उसमें से 4-5% लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, 95% को रिफ्लेक्ट। पर यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां 100% लाइट आई, कितने परसेंट आई 100%, और रिफ्लेक्ट होके भी कितने परसेंट गई 100%। 100% light is reflected in total internal reflection. What is the condition of total internal reflection? क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, लाइट ऑलवेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। सेकेंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री। ठीक है, और बातें करते हैं इसी पे। जैसे हमसे किसी ने कहा क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का क्या तरीका है, तो मान लो हमारे पास एक मीडियम है ग्लास और एक मीडियम है एयर। तो इन मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल होगा, है ना, सी, हमने क्रिटिकल एंगल को बोल दिया सी, क्रिटिकल एंगल, और इसके लिए सिंबल बना लिया सी। इसका एक फॉर्मूला है साइन ऑफ सी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। जैसे हमें क्रिटिकल एंगल निकालना हो ग्लास और एयर का, तो साइन सी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर कौन है इसमें? ग्लास, ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये तरीका हो गया सीधा सीधा। क्लियर, समझ में आया? जैसे मान लो हमने बोला यहां पे हमारा वाटर है और यहां पे एयर, तो वाटर डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है। हमने कहा इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल सी, तो हम बोलेंगे साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। इसमें डेंसर कौन है? वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो सीधा सीधा तरीका है कि आप 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दीजिए, वो साइन सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछें कि हमें कुछ कुछ चीजों का क्रिटिकल एंगल निकालना है। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले कहा कि हमें ग्लास एयर का क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3/2 होती है। ठीक है, सारी बुक्स में देता है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर की 3/2, तो हम 3/2 रखेंगे। 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3। तो साइन का ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 2/3 हो, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा। C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 42 डिग्री, करीब करीब 42 डिग्री। तो ग्लास एयर का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। अच्छा, जैसे हम बात करें ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, लिख लेते हैं इधर, आइए कितनी है 1.5 है ना, 3/2। ठीक है, 3/2 या 1.5। अच्छा, हम बात करें वाटर एयर की, वाटर एयर डेंसर रेयर, तो मतलब क्रिटिकल एंगल बनेगा साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है करीब करीब 4/3, अप्रोक्सीमेटली 4/3। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है इसकी। आप मान लीजिए 1.33, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4/3, कितना हो गया 3/4। कैलसी यूज करेंगे, C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4, और ये वैल्यू करीब करीब आपकी आ जाएगी 49 डिग्री या 50 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 50 डिग्री। एक स्पेशल बात आप नोट करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से बढ़कर, से घटकर कितना हुआ 1.33, और क्रिटिकल एंगल 42 से बढ़कर 50। मतलब जो ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा। देखो ग्लास ज्यादा डेंसर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 1.5 है, और वाटर इतना डेंसर नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल उतना छोटा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल उतना छोटा। जैसे हम आपको एक लास्ट एग्जांपल देंगे, आप एकदम बिलीव करने लगेंगे इस बात पर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जैसे मैं डायमंड एयर की बात करूं, डायमंड एयर,
तो बच्चों डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर करीब करीब 2.4 होता है, ठीक है, ये भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1 अपॉन 2.4। फिर उसी तरह से आप बोलेंगे सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 2.4, और कैलकुलेटर में आप इसकी वैल्यू रखिएगा तो ये आ जाएगा करीब करीब 25 डिग्री 25 डिग्री। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों में सबसे ज्यादा और क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा। तो आप एक बात समझ गए, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल उतना छोटा है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। ओके, अच्छा हम ये बात करें कि क्रिटिकल एंगल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो हमने बात की फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग क्या चीज, क्रिटिकल एंगल। तो पहला फैक्टर आपने पढ़ लिया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल उतना छोटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मत बोलिएगा, है ना, बस इतना बोलिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल उतना छोटा। अच्छा, दूसरा फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर। कैसे 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 टेम्परेचर कैसे, देखिए आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मीडियम में टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स तेज तेज वाइब्रेट करेंगे तो दूर भाग जाएंगे, और दूर भाग जाएंगे तो मीडियम रेयर होने लगेगा। कैसा होने लगेगा, रेयर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, मीडियम कैसा हो जाता है, रेयर हो जाता है। जो रेयर मीडियम होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। ये मैं शुरुआत से बता रहा हूं, आप पुराने वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मेरे चैनल पे रखे हुए हैं, कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा, मतलब सीधा सीधा बोले तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता है। तो दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर आप देखिए, तीसरा फैक्टर है बच्चों वेवलेंथ। ये थोड़ा कम समझ में आता है बच्चों को, है ना, वेवलेंथ मैं समझाऊंगा बढ़िया से, टेंशन मत लीजिए। एक चीज याद कर लीजिए, वेवलेंथ जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम, बस ये बात याद रखिए, सब क्लियर है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम क्रिटिकल एंगल उतना ज्यादा, तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा क्रिटिकल एंगल। अच्छा हम बात करें कलर के ऊपर, वेवलेंथ और कलर वैसे एक ही कहानी है और मैं अलग अलग करके बता रहा हूं। कलर तो बच्चों हम ऐसे लिखते हैं ना, VIBGYOR, विबग्योर। ये किस ऑर्डर में है, ये वेवलेंथ के ऑर्डर में। किसके ऑर्डर में, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है ना, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट की, सबसे बड़ी रेड की। वायलेट की करीब करीब समझ लो 400 नैनोमीटर और रेड की करीब करीब 800 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। अलग अलग बुक्स में थोड़ा थोड़ा डेटा अलग है, मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बता रहा हूं। और नैनोमीटर में याद करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में नैनोमीटर में लिखना होता है, एंगस्ट्रॉम में याद मत करिएगा। तो वायलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ है और रेड की सबसे ज्यादा। तो बच्चों जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जैसे रेड की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम और क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा। सो क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। और क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा किसका होगा, वायलेट का, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्रिटिकल एंगल किसका है, रेड का, और सबसे छोटा किसका, वायलेट का। ये फैक्टर्स हो गए, ठीक। अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं TIR के ऊपर। TIR क्या चीज है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के इधर कोई डेंसर मीडियम है और इस तरफ कोई रेयर मीडियम है, और इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल आपको दे दिया, ठीक है, आपको बोल दिया क्रिटिकल एंगल भाई साहब 35 डिग्री है। कितना है, 35। अब यहां पे एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर पे जा रही है, कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, मान लीजिए 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है, यहां पे छोटा है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट डेंसर से रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट बेंड्स, किधर बेंड हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, मतलब नॉर्मल फिनोमेना हुआ। कौन सा फिनोमेना, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। जब भी क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल है तो वही होगा जो हम पढ़ते आए हैं, रिफ्रैक्शन।
पर मान लीजिए कि ये एंगल हो गया 40 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब लाइट बाहर नहीं जा पाएगा। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो और लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा हो तो रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो लाइट बाहर नहीं जा पाएगा, लौट के वापस इसी मीडियम में आ गई लाइट। कितने एंगल पे आई? 40 डिग्री। ये क्या फिनोमेना हुआ? रिफ्लेक्शन। कौन सा फिनोमेना? रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल दे रखा है 35, और एग्जैक्ट 35 पे क्या होगा? एग्जैक्टली मान लीजिए 35 पे ही इंसिडेंट कर दिया हमने। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। 3 केसेस है, देखिए अगर ये आपने पकड़ लिया तो क्रिटिकल एंगल वाली कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी, है ना। क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन हुआ, क्रिटिकल एंगल से बड़ा रिफ्लेक्शन हुआ, और क्रिटिकल एंगल के बराबर तो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे। कौन सा फिनोमेना है ये? बताया था अभी हमने आपको, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये इस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ये आखिरी रिफ्रैक्शन है, इसके बाद रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। जैसे ही 36 करेंगे लाइट अंदर चली जाएगी। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? 90 डिग्री। तो जब भी क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, श्योर एकदम। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90, और लाइट उसी सरफेस से लगकर चली जाएगी, ना ही उस तरफ जाएगी ना ही इस तरफ, बाउंड्री पे। एकदम बाउंड्री वाली वैल्यू है तो लाइट भी बाउंड्री को टच करते हुए चली जाएगी, ठीक। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, और कम तो रिफ्रैक्शन। तो वो प्रिज्म वाले जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, उनको आइए देखते हैं, है ना। प्रिज्म के क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं कि कैसे डील करें, कैसे क्रिटिकल एंगल को देखें। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक प्रिज्म है, ऐसा, ये एक प्रिज्म है जिसका ये एंगल है 90, ये है 45 और ये है 45। देखिए ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल। तो दो साइड इक्वल होती तो हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस प्रिज्म। और एक एंगल इसका 90 डिग्री भी है तो आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म बोलेंगे इसको। एक तो दोनों साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है। और क्या खास बात है इसमें? और ये खास बात है कि इसको हम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म नाम रखा गया इस प्रिज्म का, ठीक है। ये स्पेशल प्रिज्म है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए लाइट इधर से आई, ए ऐसे इंसिडेंट हुई, एकदम ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस होता है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए कभी लाइट ऐसे इंसिडेंट हो जाए किसी सरफेस पे, तो लाइट जैसे आई थी वैसे ही चली जाती है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। जब भी सरफेस के परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट होगी तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो लाइट ऐसे आई तो यहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, लाइट सीधे सीधे आगे आ गई। अब देखिए ये एंगल 90 तो ये एंगल भी 90। अब इस ट्रायंगल में देखिए 90 45, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? इतना होगा कि जोड़ने पे 180 आ जाए। तो ये कितना हो गया? 45। अब क्या यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए? लाइट एक सरफेस पे स्ट्राइक की है तो इस सरफेस पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब देखिए सरफेस ऐसा है टेढ़ा, तो नॉर्मल ऐसा बनेगा इस पे। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब सरफेस से कितने एंगल पे है? 90। सरफेस से कितना एंगल हुआ? 90। अब देखिए ये 45 तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। अब इस जगह पर, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। अच्छा, प्रिज्म बना किससे है? ग्लास से, और ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है? 42। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, क्रिटिकल एंगल 42, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट बाहर नहीं गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और ऐसे रिफ्लेक्ट हुई कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहे? 45। अब ये लाइट सीधा आके यहां पे स्ट्राइक की। अच्छा, अब देखिए ये पूरा एंगल 90 होगा पक्का। ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, सरफेस से नॉर्मल का एंगल, ये एंगल देखिए 90 होगा। इसमें से ये निकल गया 45, तो ये बचा हुआ कितना हुआ? 45। ओके, ये ट्रायंगल देखिए 45 45, तो ये कितना? 90। तो लाइट जब 90 पे स्ट्राइक करती है तो कैसे पास करती है? अनडेविएटेड। तो लाइट आई और सीधा निकल गई। ओवरऑल इस प्रिज्म ने किया क्या? लाइट को 90 डिग्री टर्न कर दिया। अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती,
पर प्रिज्म की वजह से लाइट आई, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना टर्न हो गई, 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। जैसे मान लीजिए एक प्रिज्म है, यही वाला ले लिया मैंने, ये 45, ये 45 और ये 90, वही प्रिज्म है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म या आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। अब की बार लाइट ऐसे आया और ये एंगल भी कितना रखा, 90। तो जब 90 पे स्ट्राइक करेगी तो पास करेगी अनडेविएटेड, सही है। अब देखिए ये एंगल भी 90 होगा, ये ट्रायंगल देखिए 45 90, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ कि नहीं। अब इस जगह पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये सरफेस है, सरफेस के नॉर्मल ऐसे नॉर्मल, मतलब ये एंगल पूरा कितना 90, ये 45, तो ये भी कितना 45। अब देखिए ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच में एंगल 45। सो इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 45। और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 42। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और ग्रेटर देन में क्या होगा, TIR। तो यहां पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी। और कैसे रिफ्लेक्ट होगी, देखो ये सरफेस लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रही है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45, तो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे, ये एंगल भी कितना हो गया, 45। अच्छा एक बात बताओ मुझको, ये पूरा एंगल भी 90 होगा, ये देखिए, तो ये 45, तो ये भी 45, तो दिस इज ऑल्सो 45। ये 90, ये 45, ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है 90 45, तो ये 45। अब इस सरफेस पे हमें फिर से क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो यहां पे हमने ड्रॉ किया ऐसे, क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। अब देखिए ये पूरा एंगल 90 होगा, इसमें से ये 45 निकल गया, तो ये भी 45। यहां पे ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, अभी भी किससे ज्यादा है, 42। फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट यहां से फिर रिफ्लेक्ट हुई कितने एंगल पे, 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर यहां पे लड़ी, अब देखिए ये 45 और ये पूरा 90, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये भी 45 45 45 90, और 90 पे पड़ी तो लाइट पासेस अनडेविएटेड। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, है ना, जिसमें 45 45 वाला प्रिज्म नहीं लेंगे, है ना, बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है जब 60 30 ऐसे वाले प्रिज्म आते हैं। तो एक एग्जांपल 60 30 वाला ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है और ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री, और लाइट ऐसे आया, ऐसे स्ट्राइक किया तो पास करेगा अनडेविएटेड, ये तो 90 रहेगा, ठीक है। ये 90, अब 90 30, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री बनेगा। इस जगह पे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल, ऐसे बनेगा नॉर्मल। अब ये पूरा एंगल 90 होगा क्योंकि ये नॉर्मल है सरफेस के, 60 निकल गया, कितना बचा, 30। तो यहां पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 30, और क्रिटिकल एंगल कितना है, 42। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, क्रिटिकल छोटा है, तो क्या होगा, लाइट बाहर जाएगी। भाई जब बड़ा होता है तब रिफ्लेक्शन होता है, छोटा है तो रिफ्रैक्शन जो हो रहा था। तो ये एक डेंसर मीडियम और बाहर एक रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर ये बेंड हो गई कैसे, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कौन सा फिनोमेना हो गया, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन। तो ऐसे आप अलग अलग केसेस को देखेंगे और डिसीजन लेंगे। जो भी डाउट्स हो उनको आप कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू।